Hello students, welcome to Top Scorer. Today we will study social science for standard 8 English medium students. In this chapter I will discuss with you chapter number 4, cities, cottage industries and industries of the British period. And this chapter is as per new textbook 2023. So let's start the chapter. इंडिया रिमेन इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टिल द 18th सेंचुरी. अब 18th सेंचुरी तक इंडिया की कंडीशन क्या थी? वो इकोनॉमिकली बहुत ही प्रॉस्परस था, उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही थी, एक तरह से रिच कंट्री माना जाता था. बट हुआ क्या? द ब्रिटिश कंपनी टर्न द कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ डेवलपिंग इंडिया इनटू अ मिजरेबल कंडीशन इन 100 years ऑफ देयर रूल. तो ब्रिटिश कंपनी ने, यानी कि आपको भी पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रूल किया 100 ईयर तक इंडिया पे, इसे हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है और जो ट्रेड है जो हमारे डेवलपिंग इंडिया का, उसकी कंडीशन कैसी बना दी? मिसरेबल बना दी, मतलब एक तरह से दयनीय बना दी, या तो उसको उस पर आपको तरस आ जाएगा. द ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएटेड अ ह्यूज मार्केट फॉर रॉ मटेरियल एंड गुड्स फॉर इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड. अब जो इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज है, उसके इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? आपको रॉ मटेरियल चाहिए. अब ये रॉ मटेरियल इनको कहाँ से मिलता था? तो इंडिया से मिलता था. सो इंडिया को इन लोग ने एक हब बना दिया था उनके रॉ मटेरियल के लिए, जो उनकी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए एक बड़ा सा मार्केट बना दिया था. यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते इंग्लैंड में, वो इंडस्ट्रीज में उसको गुड्स बनाते, प्रोडक्ट बनाते, और उसी प्रोडक्ट को वो इंग्लैंड में और इंडिया में वो लोग बहुत ही सस्ते दाम में बेचते. तो सस्ते दाम का मतलब क्या है? जो इंडियन चीज़ें मिलती थी वो हायर रेट पे मिलती थी एज़ कम्पेयर टू जो ब्रिटिश की जो चीज़ें थी. सो लोग क्या करते थे? सस्ती चीज़ों से अट्रैक्ट होते थे. क्योंकि उनकी सस्ती क्यों होती थी? क्योंकि उनकी जो भी चीज़ें हैं वो मशीन से बनती थी. ओके, वो सारी चीज़ें क्या करते थे? उनके पास टेक्नोलॉजी था, तो वो टेक्नोलॉजी के कारण वो बहुत ही मास प्रोडक्शन करते थे, और मास प्रोडक्शन के कारण उनकी चीज़ें सस्ती पड़ती थी. दूसरा हमें क्या फेस करना पड़ता था कि ये जो रॉ मटेरियल ये लोग खरीदते थे वो बहुत ही सस्ते दाम में लेते थे, वो बहुत ही चीप प्राइस थे उनके. तो इनका जो इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है बहुत ही निग्लिजिबल था, तो इसीलिए उनके प्रोडक्ट सस्ते रहते थे, और वही सस्ते प्रोडक्ट जो है वो हमें आके बेचते थे. और इसके कारण जो हमारे इंडिया के जो कॉटेज इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ये सब जो क्या है, सॉरी एग्रीकल्चर तो नहीं, बट हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है और बाकी सारी जो इंडस्ट्री जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हो गया, तो ये सब जो है ना, उनकी कंपटीशन के अगेंस्ट टिक नहीं पाए. ठीक है. ड्यूरिंग दिस टाइम अलॉन्ग विद द अदर सिटीज दिल्ली ऑल्सो फ्लोरिश. ओके, इससे क्या हुआ? विच लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियन विलेजेस. तो हमारे इंडियन जो विलेजेस है वो ना पूरी तरह से कोलैप्स हो गए, एक तरह से बोले तो डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए. दूसरा यहाँ पे जो सिटीज़ की बात की हुई है, सो इस टाइम पे कुछ ऐसी भी सिटी है जो जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, वो सिटीज़ क्या हुई? फ्लोरिश हुई, यानी उनका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा देखने मिला. समझ रहे हो? सो इसीलिए यहाँ पे सिटीज़ की भी बात हम करेंगे, हम कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की भी बात करेंगे कि ब्रिटिश पीरियड में इनकी कंडीशन क्या थी, और ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ की कंडीशन क्या थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ओके, सो चलिए वही स्टार्ट करते हैं कि अब क्या देखना है हमें? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड सिटीज़. जो पुरानी सिटीज़ है वो ट्रांसफॉर्म हो गई, वो ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन गई? नई नई सिटीज़ बन गई, बड़ी बड़ी मेट्रोपोलिस बन गए. ठीक है, उनका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो यहाँ पे हम वो देखेंगे. जैसे कि आप मुंबई देख सकते हो, 18th सेंचुरी का यहाँ पे एक फोटो दिखाया हुआ है. During the British rule, many old cities underwent a transformation and new cities developed rapidly. ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो ओल्ड सिटीज़ थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और वो एक नई सिटीज़ बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही रैपिडली वो डेवलप होने लगी. दिस न्यू सिटीज़ डेवलप्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये जो नई सिटीज़ डेवलप हुई वो किसके आधार पे हुई? ट्रेड के आधार पे, मतलब उनका जो बिजनेस कैसे करना है. जैसे कि मुंबई है, चेन्नई है, ये सब क्या पोर्ट सिटी थे, क्योंकि वो वहाँ पे जो चीज़ें लानी और भेजने के लिए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो जगह बहुत ही सूटेबल थी.
इसलिए वो सिटी ज़्यादा डेवलप हुआ, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी ट्रेड की नीड के हिसाब से, इंडस्ट्रीज़ की नीड के हिसाब से। और एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो जैसे कि दिल्ली जो है वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, क्योंकि पूरे इंडिया के सेंटर में पड़ता है, सो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वो बेस्ट लोकेशन था। ठीक है, सो उनके आधार पे इन्होंने ये सिटीज़ को डेवलप करना ज़्यादा बेटर समझा। तो वही बात है कि मेट्रोज लाइक कोलकाता भी इसी तरह डेवलप हुआ है, क्योंकि वहाँ से ट्रेड बहुत ही होता था पहले। फिर सूरत जो एक बड़ी सिटीज़ मेट्रोस में नाम आता है, मद्रास जो आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, मुंबई है, अहमदाबाद और इंदौर, ये सब एग्जाम्पल है इसी चेंज का कि जो पुरानी सिटीज़ है वो नई बड़ी बड़ी सिटीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गए। टुडेज मुंबई वॉज एन आइलैंड अर्लियर। देखिए आज का जो मुंबई है एक तरह से आइलैंड था। अब हुआ क्या, ब्रिटिश एम्पेरर चार्ल्स टू वॉज मैरिड टू अ पोर्टुगीज प्रिंसेस। देखिए इसकी कहानी क्या है, आप सुनिए ध्यान से कि ब्रिटिश के जो एम्पेरर थे चार्ल्स टू, राजा थे चार्ल्स टू, उनका मैरिज हुआ किनसे, पोर्टुगीज की प्रिंसेस से। पोर्टुगीज गेव मुंबई आइलैंड एज अ डॉरी टू ब्रिटिश प्रिंस। अब ब्रिटिश प्रिंस को ये जो मुंबई आइलैंड है वो डॉरी में मिला, यानी कि दहेज में मिला। अब हुआ क्या, देखिए आगे, द ईस्ट इंडिया कंपनी टूक इट ऑन अ लीज फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पेरर। और ये जो ब्रिटिश के जो राजा है जिनको ये मुंबई मिला था एज अ डॉरी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने ये जो जगह है वो लीज पे ले ली। समझ रहे हो, लीज पे लेने का इन शॉर्ट एक तरह से भाड़े से लेना, और उस जगह में जो भी आप काम कर रहे हो उनका टैक्स देना, उनके पैसे देना, वो सब। तो वो जो पैसे दे रहे थे वो बहुत ही नॉमिनल रेट दे रहे थे, जैसे कि 10 पाउंड्स। अब सोचिए 10 पाउंड्स के नॉमिनल रेट से वो लीज पे उन्होंने मुंबई लिया था। द कंपनी डेवलप्ड मुंबई। अब कंपनी ने इस मुंबई को डेवलप किया एज अ नेचुरल पोर्ट एंड सिटी। तो ये सिटी के तौर पे भी डेवलप हुआ और पोर्ट के तौर पे भी डेवलप हुआ, विच टुडे इज़, और आज हम उसकी बात करें तो एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल हब बन गया है। ठीक है, सो ये थी मुंबई की कहानी। मुंबई की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, देखिए ब्रिटिश एम्पेरर चार्ल्स टू की जो उनका जो मैरिज हुआ था पोर्टुगीज़ की रानी से हुआ था। पोर्टुगीज़ ने मुंबई आइलैंड को डाउरी में दिया था ब्रिटिश प्रिंस को। अब ब्रिटिश प्रिंस से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको लीज पे लिया था, बहुत ही नॉमिनल रेट, जैसे कि 10 पाउंड जितने नॉमिनल रेट पे लिया था। और कंपनी ने इस मुंबई को नेचुरल पोर्ट और सिटी के तौर पे डेवलप किया, और आज जो मुंबई है एक इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल हब के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं सूरत की। अब हिस्ट्री ऑफ सूरत इज़ वेरिड, बहुत ही डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एक्साइटिंग है। 1573 एडी में मुगल एम्पेरर अकबर ने सूरत को कॉन्कर किया था, यानी सूरत जीता था। सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर ऑफ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के टाइम पे वेस्टर्न इंडिया का एक तरह से कॉमर्शियल सेंटर माना जाता था सूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर था इन शॉर्ट। सूरत वॉज एन इंटरनेशनल पोर्ट, और सूरत एक इंटरनेशनल पोर्ट भी था। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स कास्ट लिव्ड देयर, वहाँ पे सारे रिलीजन्स के लोग, सारे कास्ट के लोग रहते थे। एट दैट टाइम सूरत वॉज फेमस फॉर जरी वर्क डन ऑन क्लोथ्स। ये याद रखना है, देखिए स्टैंडर्ड 10 में भी ये क्वेश्चन आता है कि सूरत उस टाइम पे क्लोथ्स पे जो जरी वर्क आता है उसके लिए बहुत ही फेमस था। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। द फर्स्ट पोर्ट वॉज एस्टेब्लिश हियर बाय ब्रिटिश इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में यहाँ पे पहला फोर्ट बनाया था। सूरत हैड वेयर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज ऑफ पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश ड्यूरिंग दैट टाइम। उस टाइम पे देखिए उनके वहाँ पे कौन से वेयर हाउसेज हुआ करते थे, फैक्ट्रीज हुआ करती थे, पोर्टुगीज के फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज हुआ करते थे, डच के और ब्रिटिश के। इवन टुडे सूरत इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सेंटर। आज भी जो सूरत है एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल सेंटर माना जाता है इंडिया का। इन द सेम वे अ फोर्ट वॉज एस्टैब्लिश एट मसूलीपट्टनम ऑन ईस्ट कोस्ट। जैसे कि वेस्ट कोस्ट पे कौन सा, सूरत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है, वैसे ईस्ट कोस्ट पे मसूलीपट्टनम है, उसको एस्टैब्लिश किया गया। आफ्टरवर्ड्स ब्रिटिश एस्टैब्लिश, वहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बनाया, जो फोर्ट बनाया, फोर्ट का नाम क्या है, सेंट जॉर्ज। ठीक है, कहाँ पे बनाया उन्होंने ये सेंट जॉर्ज नाम की फोर्ट, मद्रास में बनाई, यानी कि आज के चेन्नई में बनाई 1640 में। याद रखना है आपको,
ब्रिटिश ने जो सेंट जॉर्ज की फोर्ट कहाँ पे बनाई, मद्रास में बनाई, चेन्नई में बनाई 1640 में। ओवर द टाइम मद्रास मतलब आज का चेन्नई सिटी हैज डेवलप्ड अराउंड इट, और उसी फोर्ट के आजू बाजू, ये जो फोर्ट है ना उसी के आजू बाजू, सपोज यहाँ पे फोर्ट बनाई और उसी के आजू बाजू धीरे धीरे क्या डेवलप हुआ, एक सिटी डेवलप होने लगा, चेन्नई डेवलप होने लगा। In 1698 AD, British got the land ownership of 3 villages named सतनती, कालीघाट एंड गोविंदपुर, और ब्रिटिश को 3 विलेजेस की तो ओनरशिप भी मिल गई। कब तक? 1698 तक। कौन से 3 विलेजेस की ओनरशिप मिल गई, और ये सब मैंने आप डिटेल में डिस्कस किया है जो हिस्ट्री के आगे के जो लेक्चर्स है और एनिमेशन में आपको सारी चीज़ समझाई हुई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। सतनती है, कालीघाट है और गोविंदपुर। द कंपनी बिल्ड अ फोर्ट देयर, कंपनी ने, अब देखिए ये कहाँ की बात हो गई है, ध्यान से देखना, यहाँ पे चेन्नई की बात खत्म हो गई है, ठीक है, चेन्नई की बात खत्म हो गई और ये नई यहाँ कोलकाता की बात स्टार्ट हो गई है। ये कोलकाता कैसे बना? तो अब 1698 AD में क्या हुआ था, कुछ बैटल्स हुई थी जो आपको भी पता है, बहुत ही आपने शॉर्ट नोट भी लर्न किया होगा कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये सब जीतने के बाद, ये लड़ाई जीतने के बाद ब्रिटिश को लैंड ओनरशिप मिल गई थी 3 विलेजेस, जिसका नाम क्या था, सतनती, कालीगढ़ और गोविंदपुर। अब उन्होंने क्या किया, ये जो विलेजेस है ना वहाँ पे एक फोर्ट बनाई, ठीक है। अब ये फोर्ट का नाम भी आपको याद रखना है। वो फोर्ट जो बनाई ना, ये देखिए कोलकाता की बात स्टार्ट हो गई, अगेन मैं आपको बोलूँगा। सो वहाँ पे फोर्ट बनाई है, 3 गांव है वहाँ पे, और वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, सेम जैसे ऊपर मैंने बात की सेंट जॉर्ज के अराउंड कुछ जो सिटीज़ डेवलप होने लगा, वहाँ पे भी कॉलोनीज बननी स्टार्ट हुई, और वो पूरी जगह को फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था। ये एरिया धीरे धीरे इतना बड़ा हो चुका था कि अब वो एक सिटी बन चुका था जिसका नाम क्या है, कोलकाता। ओके, तो कोलकाता कैसे डेवलप हुआ, यहाँ पे ये इस पैराग्राफ में बताया हुआ है। द ब्रिटिश डेवलप मुंबई, तो इसी तरह देखिए उन्होंने कुछ बड़ी सिटीज़ भी डेवलप की, जैसे कि मुंबई हमने देखा आगे, मद्रास, चेन्नई यानी कलकत्ता, और आज का कोलकाता। ये एज अ ट्रेडिंग पोस्ट, ये एक ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करते थे और आज भी है वैसे तो, विच बिकेम द मेट्रोपोलिस ऑफ द मॉडर्न सिटी, और मॉडर्न पोलिस की ये मेट्रोपोलिस माने जाते हैं, मेट्रो सिटीज़ माने जाते हैं। अब बात करते हैं न्यू कैपिटल दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली जो है वो क्यों डेवलप हुआ? एट प्रेजेंट यू सी दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज की मॉडर्न इंडिया का तो कैपिटल है दिल्ली, ये सभी को पता है। विच वॉज वंस द कैपिटल सिटी ऑफ सल्तनत एंड मुगल रूल। तो उस समय पे जो राजा थे, सल्तनत हुआ करती थी, जो भी लोग हुआ करते थे, उनका जो कैपिटल हुआ करता था, मुगल रूल के टाइम पे भी ये हुआ करता था, और सल्तनत जब थी तभी भी ये कैपिटल सिटी था। द ब्रिटिश कॉन्कर्ड दिल्ली फ्रॉम द मराठास इन 1803। अब ब्रिटिश ने दिल्ली को कब जीता था? 1803 AD में जीता था मराठा से, एंड मूव द कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। तो उनका पहले जो मेन सेंटर क्या था, कोलकाता, और वहाँ से उन्होंने उनका जो मेन कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दिया, दिल्ली में। इन 1911 AD दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू दिल्ली। सो 1911 AD में उन्होंने दिल्ली का, न्यू दिल्ली का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। अब न्यू दिल्ली और दिल्ली में क्या फ़र्क है, देखिए न्यू दिल्ली जो है ना, विच इज़ टूडे अ ब्यूटीफुल मेट्रोपोलिस, आज का वो मेट्रोपोलिस, मेट्रो सिटी में माना जाता है, एंड कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो आज का एक मेट्रोपोलिस भी है और इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कैपिटल भी है। तो उन्होंने न्यू दिल्ली का कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे स्टार्ट किया, ये आप देखो यहाँ पे। द ब्रिटिश वांटेड टू मेक मॉडर्न दिल्ली, ब्रिटिश को एक मॉडर्न दिल्ली बनाना था उनके आइडेंटिटी के तौर पे। हैंस सम ऑफ द ओल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली, तो जो कुछ पुराने कंस्ट्रक्शन थे दिल्ली में, जैसे कि कुछ फोर्ट्स हुई थी, कुछ बिल्डिंग्स थी, गार्डन्स थे, मोस्ट थे, ये सभी को क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया गया बाय द ब्रिटिश। तो टू मेक अ सेफ सिटी फॉर देम, क्योंकि वो उनके लिए एक सेफ सिटी बनाना चाहते। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेलवे, उन्होंने वहाँ पे रेलवे बनाया। दिल्ली बिगेन टू एक्सपांड, दिल्ली धीरे धीरे एक्सपांड हुआ बियॉन्ड द फोर्ट, मतलब फोर्ट के आजू बाजू और ये फैलने लगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेजेंट डे न्यू दिल्ली बिगेन इन द राइज इन हिल्स एरिया इन द साउदर्न ओल्ड दिल्ली। देखिए यहाँ से ध्यान से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो दिल्ली था और न्यू दिल्ली, ये दोनों में क्या फ़र्क है कि न्यू दिल्ली जो है ना, ये जो पहले का पुराना जो दिल्ली, वो धीरे धीरे क्या होने लगा कि धीरे धीरे ये एक्सपांड होने लगा और कंस्ट्रक्शन होने लगा नई दिल्ली में। अब ये नई दिल्ली का कंस्ट्रक्शन कहाँ स्टार्ट हुआ, जो राइजिंग हिल्स है, साउदर्न ओल्ड दिल्ली, जो ओल्ड दिल्ली था, सपोज ये ओल्ड दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली के साउदर्न एरिया में न्यू दिल्ली का डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है। राइजिंग हिल्स है,
वहाँ पे इन द साउथ ऑफ ओल्ड दिल्ली। अब किसने किया ये डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली किसने बनाया, इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया, इनका डिज़ाइन किसने किया, तो एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर वर इंटरेस्टेड विद द डिज़ाइन वर्क ऑफ न्यू दिल्ली। इन पे भरोसा किया गया कि न्यू दिल्ली का डिज़ाइन वर्क तैयार करें। इन न्यू दिल्ली द वाइस रॉयज हाउस, यानी कि तो वाइस रॉय जो वो ब्रिटिश के थे उनका हाउस था, यानी आज का वो हमारा राष्ट्रपति भवन वो हुआ करता था, वॉज बिल्ट अलॉन्ग विद द मेमोरेबल बिल्डिंग्स। और उसके साथ बहुत सारी मेमोरेबल बिल्डिंग्स भी बनाई, जैसे कि राजपथ मार्ग है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स है और सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट ये आपको फोटो दिखा है, यहाँ पे क्या है, ये जो है गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, यहाँ पे जो भी काम करते हैं वो लोग। इट टुक अबाउट 20 years टू बिल्ड अ न्यू दिल्ली। देखिए न्यू दिल्ली बनने में कितने साल लग गए, 20 साल लग गए। कुछ जानने जैसी चीज़ें, जैसे कि आपको ओल्ड दिल्ली के बारे में लर्न करने के लिए बोल रहे हैं। दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे है। हैज़ बीन द कैपिटल 14 times ड्यूरिंग डिफरेंट, अलग अलग पीरियड में 14 times दिल्ली जो है वो कैपिटल बना है। ऑफ ऑल द कैपिटल्स द वन एस्टेब्लिश बाय शाहजहाँ वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो शाहजहाँ के टाइम का जो न्यू दिल्ली के जो कैपिटल था ना वो सबसे खूबसूरत माना जाता है, और उस टाइम पे उसको बोला जाता था शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद शाहजहानाबाद फाउंड हुआ था 1639 में। फिर देखिए रेड फोर्ट है, चांदनी चौक है, फैज़ बाज़ार है, जामा मस्जिद है, ये भी ओल्ड दिल्ली में ही है। जामा मस्जिद इज़ वन ऑफ द मैग्निफिसेंट मॉस्क इन इंडिया। इंडिया का एक बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही बड़ा मॉस्क है। एट दैट टाइम दिस मॉस्क वॉज लोकेटेड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टाउन। उस समय पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ये मॉस्क जो था ना वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था। अब बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की। अभी तक हमने क्या बात की, हमने सब सिटीज़ की बात की, ठीक है, ये सब सिटीज़ की बात की। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड टॉपिक कॉटेज इंडस्ट्री का, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री में देखते हैं, ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैनी सिटीज़ डेवलप ड्यूरिंग दैट टाइम। तो आपको भी पता है जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता गया, उसके आजू बाजू बहुत बड़े बड़े सिटीज़ डेवलप होने स्टार्ट हुए। इंडियाज़ कॉटेज इंडस्ट्रीज कोलैप्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ बिग इंडस्ट्रीज। अब देखिए जैसे जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप होनी स्टार्ट हुई तो हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री जो बहुत ही फेमस हुआ करती थी वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो गई। बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया इट वॉज अ गोल्डन एरा ऑफ इंडियाज कॉटेज इंडस्ट्री। अब पहले हालत क्या था, देखिए ब्रिटिश के आने से पहले गोल्डन एरा माना जाता था इंडिया के कॉटेज इंडस्ट्री का। कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसे कि ढाका का मुस्लिन, ये याद रखना है आपको। कॉटेज इंडस्ट्री जैसे कि मुस्लिन जो है ढाका का, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, डाइंग करना होता है, प्रिंटिंग करना होता है, कॉम्बिंग करना होता है, ये फ्लोरिश हुआ था इंडिया में। बहुत तेज़ इसका मार्केट था और बहुत ही फेमस था ये सारी चीज़ें। जो ढाका का जो मुस्लिन था ये बहुत ही फेमस था। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अब धीरे धीरे क्या होने लगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, कंजप्शन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इंक्रीज। ब्रिटिश के गुड्स का कंजप्शन है हमारे लोग बढ़ाने लग गए। सो डोमेस्टिक जो हमारी घरेलू इंडस्ट्री से डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी। उसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिश हमारे से रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ते में ले जाते थे, वहाँ से सामान बना के वो सारी चीज़ें सस्ते में बेचते थे, ठीक है, बहुत ही चीप प्राइस में बेचते थे। तो ये चीप प्राइस में चीज़ें मिलती थी तो उनकी कॉम्पिटिशन में हमारी इंडस्ट्री टिक नहीं पाई, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इसी के कारण कोलैप्स हो गई। इंडिया के जो वीवर्स है डिड नॉट वीविंग एंड डाइंग ऑफ द कॉटन क्लॉथ देमसेल्व्स, सॉरी यहाँ पे कुछ इंडियन वीवर्स जो डिड द वीविंग, तो इंडिया के जो वीवर्स थे वो वीविंग भी खुद करते थे, डाइंग जो है कॉटन क्लोथ के वो भी खुद करते थे। दे डाइड क्लोथ यूजिंग द फ्लावर्स ऑफ द पैरोट ट्री, यानी कि केसुड़ा नाम का जो ट्री है, पैरोट ट्री है, उनके फ्लावर्स से वो क्लोथ का डाइंग करते थे। डाइंग करने का मतलब होता है कलर करना। दे यूज टू वीव द क्लोथ ऑन हैंडलूम्स, और हैंडलूम्स में उसका वीविंग करते थे वो लोग। साड़ीज जैसे कि बांधनी, पटोला, ये वीवर्स बनाते थे और वो बनाते जो क्या होता था उस टाइम पे बहुत 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 फेमस थे। हमारे यहाँ की जो साड़ीज़ बनती थी यानी कि बांधनी बनती थी, पटोला था, वो हमारे जो वीवर्स बनाते थे वो बहुत ही पॉपुलर थे उस टाइम पे और आज भी पॉपुलर है। मैनी अदर कॉटेज इंडस्ट्री ऑल्सो डेवलप्ड इन द विलेजेस में और भी बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप हुई। फॉर एग्जाम्पल
प्योर आयरन वॉज मेड, देखिए अभी ये कॉटेज इंडस्ट्री की बात चल रही है, और अदर कॉटेज इंडस्ट्री नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती है लिखने में कि मैनी अदर इंडस्ट्रीज, ओके, मैनी अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो डेवलप इन द विलेजेस, विलेजेस में कॉटेज इंडस्ट्री के साथ साथ दूसरी इंडस्ट्रीज भी बनी, जैसे कि अब हम बात करेंगे यहाँ पे आयरन की, ओके। फॉर एग्जाम्पल प्योर आयरन वॉज मेड बाय मेल्टिंग कास्ट आयरन इन फर्नेस, तो आपको भी पता है प्योर आयरन कैसे, एक फर्नेस होती है, फर्नेस में जो इम्प्योर आयरन होते हैं, पिग आयरन बोलते हैं हम, तो इम्प्योर आयरन को डालते हैं, उसको फिर प्योर आयरन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो उसकी इम्प्योरिटीज यहाँ से निकाल देते हैं और प्योर आयरन हमें मिलता है, ठीक है, ये सब फर्नेस में होता था। प्योर आयरन वॉज सोल्ड टू द मर्चेंट्स, फिर इस प्योर आयरन को मर्चेंट्स को सोल्ड किया जाता था, सेल किया जाता था। इंडियाज रूरल इकोनॉमी वॉज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू मैनी सच अ कॉटेज इंडस्ट्रीज विच कोलैप्स ड्यू टू इंडस्ट्रियल। इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी ऐसी कॉटेज इंडस्ट्रीज के कारण, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद एक तरह से कोलैप्स हो गई। Industries. With the onset of British rule, our traditional Indian industries such as cotton textile, sculptures, metallurgy, spices, etc. began to perish. अब जैसे जैसे ब्रिटिश रूल बढ़ने लग गया, हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, इंडिया की इंडस्ट्रीज है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, स्कल्पचर्स, मेटलर्जी, स्पाइसेस, ये सारे बिजनेस क्या हो गए, एक तरह से पेरिस हो गए, ख़त्म ही हो गए। The decline of the Indian cottage industry began with the development of modern factories in England. मतलब जैसे जैसे इंग्लैंड की फैक्ट्रीज मॉडर्न फैक्ट्रीज डेवलप होती गई, नए नए मशीन्स वाली, नई नई टेक्नोलॉजी वाली फैक्ट्रीज है वो डेवलप होने लगी, और उसके साथ साथ हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने लगी, मतलब एक तरह से वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। इंडिया से कॉटन का बिजनेस जो है वो कम होने लगा। इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, विद द ऑनसेट ऑफ ब्रिटिश रूल और ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, स्कल्पचर्स, मेटलर्जी, स्पाइसेस, ये सब क्या होने लगे, बिगैन टू पेरिस। ब्रिटिश रूल जैसे जैसे बढ़ने लगा, उस हिसाब से हमारी जो उसके साथ साथ हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज है, कॉटन टेक्सटाइल हो गई, स्कल्पचर्स, मेटलर्जी, स्पाइसेस का जो बिजनेस है, ये सब क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म होने लगा, पेरिस हो गया। The decline of Indian cottage industry began with the development of modern factories in England. इंग्लैंड में मॉडर्न फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी मशीन्स वाली, यानी कि अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स डेवलप होने लगी, मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप होने लगी, और हमारी उसके साथ साथ कॉटेज इंडस्ट्री वो डिक्लाइन होने लगी। इंडियंस कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कुड नॉट सर्वाइव अंडर द कंपनी रिजीम। कंपनी के रूल के टाइम पे इंडिया की जो कॉटन है, सिल्क टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज है, वो सर्वाइव नहीं कर पाई, उनकी कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाई उनकी इंडस्ट्री के अगेंस्ट। द ब्रिटिश वांटेड टू रूल ओवर मोर एंड मोर टेरिटरीज ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड इंडस्ट्री। अब ब्रिटिश जो है ना, इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज पे रूल करना चाहते थे, जिससे इंग्लैंड की जो इंग्लिश इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। दे कंसिडर इंडिया एज अ मार्केट, तो इंडिया को वो एक मार्केट समझते थे, जिसका रॉ मटेरियल का मार्केट और एक तरह से सेलिंग का मार्केट। यहाँ से रॉ मटेरियल लेना तो रॉ मटेरियल का मार्केट हो गया, और यहाँ पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मिल जाते थे। तो इंडिया को तो इन लोग ने एक तरह से मार्केट समझ रखा था। द कंपनी गेंड ह्यूज प्रॉफिट बाय गेटिंग चीप रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से देखिए बहुत ही सस्ते में रॉ मटेरियल लेते थे, उससे उनको बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट होता था, एंड सेलिंग देम एट अ हायर प्राइसेस इन यूरोप, और दूसरे कंट्री में वो बहुत ही हायर प्राइस में बेचते थे, ठीक है, हमारी कंट्री में सस्ते भाव में बेचते थे, बट एज कम्पेयर टू इंडिया के जो प्राइस थे उसके कंपेयर में, ओके। और यूरोप में जो चीज़ें बेचते थे वो हायर प्राइस पे बेचते थे। द इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। देखिए आप, बहुत ही ये जो लाइन है, देखिए इंडस्ट्रीज जो इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज है ना, वो डेवलप तो हुई, बट उसकी भरपाई किसने की, इंडिया ने। मतलब इंडिया की बर्बादी, इंग्लैंड का प्रॉस्परस होना, प्रॉस्पेरिटी, ये एक तरह से पैरेलल चीज़ें चली। एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया उनका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। However, towards the end of 19th century, with the scientific research industries such as linen, cotton, textile, iron and steel, paper, chemicals, leather making and shipbuilding began to grow slowly and steadily and धीरे धीरे 19th सेंचुरी के एंड तक बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च होने लगी, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्लोली और स्टेडीली
आगे बढ़ने लगी, ग्रो होने लगी। जैसे कि लिनन की इंडस्ट्री है, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, पेपर, केमिकल्स, लेदर मेकिंग, शिप बिल्डिंग, ये सब धीरे धीरे और स्टेडीली ग्रो होने लगे। एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री, द पेस ऑफ डेवलपमेंट बिकेम स्लो। तो इनका आगे बढ़ना बहुत ही स्लो था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनके डेवलपमेंट में रुकावट पैदा कर रही थी। हाउएवर टेक्सटाइल्स एंड आयरन स्टील इंडस्ट्रीज फ्लोरिश। पर इसके बावजूद हमारे यहाँ की टेक्सटाइल है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, ये आगे बढ़ी, बावजूद के ब्रिटिश गवर्नमेंट इनमें रुकावट पैदा कर रही थी, टैक्स में हो या कई दूसरे कंपटीशन देना हो उसके आधार पे। चलिए अब हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज वर्ल्ड फेमस। तो बहुत ही पुराने टाइम से हमारे यहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड फेमस हुआ करती थी। द पोजीशन ऑफ इंडियन मुस्लिम एंड पटोला वाज कंसिडर्ड एज द आइडेंटिटी ऑफ रिच। देखिए, एक रिच की आइडेंटिटी मानी जाती थी। एक अमीर की पास जनरली आपको मुस्लिम का कपड़ा और पटोला हुआ करता था। ये एक रिच लोगों की आइडेंटिटी मानी जाती थी। बट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज एवरीथिंग। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इसने सारी चीज़ें बदल दी। इंग्लैंड प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ टेक्सटाइल यूजिंग मशीन्स। अब जो इंग्लैंड है वो सारे टेक्सटाइल बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मशीन्स के यूज़ से बनाती थी। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट सर्वाइव इन द कंपटीशन। और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस कंपटीशन में टिक नहीं पाई। हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया बिकेम अनएम्प्लॉयड। तो इससे हमारे जो हैंडलूम वीवर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले जो हुआ ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुआ। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया स्टार्टेड इन 1854 AD इन मुंबई। सबसे पहली टेक्सटाइल, ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मार्क में पूछ सकते हैं। सबसे पहली टेक्सटाइल मिल इंडिया में कहाँ स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी? 1854 में मुंबई में स्टार्ट हुई थी। देन टेक्सटाइल मिल स्टार्टेड इन प्लेसेस। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ बनी ये भी आपको याद रखना है। अहमदाबाद में, नागपुर में, सोलपुर में, मद्रास यानी कि चेन्नई में बनी। 106 मिल स्टार्टेड इन अहमदाबाद इटसेल्फ। देखिए ये 106 टेक्सटाइल मिल सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद में स्टार्ट हुई। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट फ्लोरिस्ड इन मैनचेस्टर इंग्लैंड। और साथ साथ आप देखिए तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही फेमस हुआ करती थी। और दूसरा यहाँ पे 106 अहमदाबाद भी उस टाइम पे टेक्सटाइल के लिए बहुत ही फेमस था। इसीलिए जो है अहमदाबाद है उसको क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का मैनचेस्टर बोला जाता है। रणछोड़ लाल छोटा लाल स्टार्टेड द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद इन 30 में 1861। ये आपको याद रखना है कि अहमदाबाद में सबसे पहली मिल किसने स्टार्ट की थी? तो रणछोड़ लाल छोटा लाल ने स्टार्ट की थी 30 में 1861 में। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन, उसके बाद सोलपुर में भी हुई, साउथ इंडिया के मदुराई में और सोलपुर में, साउथ इंडिया के मदुराई में भी हुई। ठीक है, सोलपुर तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए कुछ रणछोड़ लाल जो रेटिया वाला है उनके बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है। द एंसेस्टर्स ऑफ रणछोड़ लाल रेटिया वाला वर ओरिजिनली फ्रॉम पाटन। तो उनके जो एंसेस्टर्स थे यानी कि जो उनके दादा जो थे वो पाटन से थे। हिज फादर छोटा लाल सेटल इन अहमदाबाद। फिर जो उनके फादर है छोटा लाल वो अहमदाबाद में सेटल हुए। रणछोड़ लाल वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 24, 1823। रणछोड़ लाल जो है अप्रैल 24, 1823 में पैदा हुए थे। द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश बाय हिम इन अहमदाबाद इन 1861। ये हमने आगे बात कर दी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी मैंने बताया आपको। सेकंड मिल वॉज स्टार्टेड एस्टैब्लिश बाय बेचार दास लश्करी इन 1867 इन अहमदाबाद। और दूसरी मिल किन्होंने स्टार्ट की? तो जो बेचर दास है, बेचर दास लश्करी, उन्होंने स्टार्ट की अहमदाबाद में। और वो जो थे वो कड़वा पाटीदार थे। With the advent of modern technology in the textile industry, Indian artisans became unemployed। जैसे कि बार बार एक ही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताई कि जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ वो आगे बढ़ने लगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो हमारे यहाँ के जो आर्टिसंस है वो भी साथ साथ अनएम्प्लॉयड होने लगे। हाउएवर इंडियाज नेटिव टेक्सटाइल आर्ट वॉज नॉट कम्प्लीटली रून्ड। बट जो हमारा ओरिजिनल जो नेटिव टेक्सटाइल का जो आर्ट था, वो कला थी, वो पूरी तरह से रून नहीं हुई। फॉर मेकिंग अट्रैक्टिव साड़ी बॉर्डर्स कॉम्प्लेक्स वीविंग वॉज रिक्वायर्ड। अब साड़ी की बॉर्डर्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का वीविंग की ज़रूरत थी, उसके लिए एक स्किल चाहिए। हैंस देयर वाज ऑलवेज नीड फॉर सच आर्टिसंस। और इसीलिए ऐसे आर्टिसंस की हमेशा से ज़रूरत रही है।
एट दैट टाइम सोलपुर महाराष्ट्र, मदुराई तमिलनाडु वर इट्स इम्पॉर्टेंट सेंटर्स, और उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर थे सोलपुर और मदुराई. The textile artisans and the textile industry faced many difficulties along with excessive taxes during the British rule. तो सिर्फ टैक्सेस की डिफ़िकल्टीज ही फेस नहीं की, उसके साथ और भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज है ये जो हमारे टेक्सटाइल के आर्टिसंस है और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फेस करना पड़ा था. द ब्रिटिश क्लॉथ वॉज सोल्ड एट अ चीपर रेट्स इन इंडियन मार्केट्स बट द इंडियन प्रोड्यूसर हैड टू सेल एट द सेम प्राइस. देखिए तो ब्रिटिश के जो क्लॉथ थे ना वो बहुत ही सस्ते दामों में इंडियन मार्केट में बिकते थे. तो इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे टेक्सटाइल के, उनको भी ये सेम रेट से चीज़ों को बेचना पड़ता था विच दे कुड नॉट अफोर्ड. वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते थे. अफोर्ड क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सबसे पहली चीज़ है बहुत ही हैवी टैक्स थे चीज़ों पे, ये सबसे मेन कारण था. दूसरा कि रॉ मटेरियल, अब ब्रिटिश की तरह रॉ मटेरियल इनको थोड़ी सस्ते में मिलता था, इनको रॉ मटेरियल भी हाई प्राइस में बेचना पड़ता था. तो जब इसके जो गुड्स थे वो उनको सस्ते दामों में बेचना पड़ता था, तो ये चीज़ कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा. आफ्टर द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई. महात्मा गांधी आए, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट. एंड इंडियाज़ की जो इसी तरह रूरल इंडस्ट्री है जैसे कि हैंडलूम, हैंड वीविंग, कॉटेज इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट है, ये धीरे धीरे इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिला, बूस्ट मिला. अब हम बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया गेन मोमेंटम ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेस इन यूरोप ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब देखिए यूरोप में एक तरह से क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, तो उनके डिस्टर्बेंस के कारण, क्योंकि ब्रिटिशर भी इन्वॉल्व थे, इंग्लैंड भी इन्वॉल्व था ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुआ उनके कारण इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है उनकी मोमेंटम, उनको थोड़ा बहुत मोमेंटम मिला. अब जमशेदजी टाटा एस्टैब्लिश द फर्स्ट आयरन फैक्ट्री इन साकची, आज उसको हम जमशेदपुर बोलते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में एक मार्क में पूछ सकता है. जमशेदजी टाटा ने पहली आयरन फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी साकची में, और आज उनको जमशेदपुर बोलते हैं. As soon as this factory was established, basic industries like iron and steel started in India. तो जैसे ये फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई, कुछ और भी बेसिक इंडस्ट्री जैसे कि आयरन और स्टील की भी इंडस्ट्री साथ साथ स्टार्ट हुई. द एरा ऑफ आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया केम टू एन एंड विद द एडवेंट ऑफ इनोवेटिव मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग आयरन बिकॉज ऑफ द फॉर्मर रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कोल. तो पहले जो आयरन का स्मेल्टिंग होता था वो धीरे धीरे अब बंद हो चुका था. क्यों बंद हो चुका था? क्योंकि और इनोवेटिव मेथड्स अब आ गई थी मार्केट में, और पहली वाली जो आयरन स्मेल्टिंग की मेथड थी उसमें बहुत सारा कोल की ज़रूरत पड़ती थी, और वो अब बंद हो गया. ठीक है, बिकॉज ऑफ द इनोवेटिव मेथड्स जो बाद में आई. अंडर द न्यू ब्रिटिश लॉ इट वॉज नाउ डिफिकल्ट टू गेट कोल फ्रॉम द फॉरेस्ट. और दूसरा ब्रिटिश के नए लॉ भी आने लगे जिसके कारण फॉरेस्ट में से कोल को लेना बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका था. विद द कॉमेंसमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन अदर इंडस्ट्री ऑल्सो स्टार्टेड. तो ये बात हमने पहले भी कर ली. विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु इट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. और जैसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो डेवलप हुआ, बेंगलुरु में एस्टेब्लिश हुआ, उनके कारण हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री को एक नई दिशा, नई डायरेक्शन मिली. आयरन एंड स्टील फैक्ट्री स्टार्टेड. उसके बाद आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कुल्टी में, बुरहानपुर में और भाद्रवती में भी स्टार्ट हुई. दस ग्रेजुअली मेटलर्जी डेवलप इन इंडिया. क्योंकि आयरन एंड स्टील बनेगा तब मेटलर्जी भी साथ साथ डेवलप होने लगा. अब कुछ जानने जैसी बातें हैं, जैसे कि रणछोड़ लाल हैड टू क्लोज इस फैक्ट्री इन भरूच, सो ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अ टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद. सबसे पहले जो रणछोड़ लाल थे उन्होंने जो भरूच में अपनी फैक्ट्री को बंद कर दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल ओपन करेंगे. दादा भाई नौरोजी वॉज इन इंग्लैंड एट दैट टाइम. उस टाइम पे दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में थे. ही बॉट लूम्स एंड सेंड देम टू मुंबई इन स्टीमर. देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारी लूम्स खरीदी और मुंबई वापस भेजी इन अ स्टीमर में भेजी. सिंस देयर वाज नो रेलवे इन अहमदाबाद एट टाइम. उस टाइम पे कुछ रेलवे था नहीं. द लूम्स वर ब्रॉड वाया सी रूट बट दे सैंक इन अ सी. तो हुआ क्या, ये जो लूम्स थी सारी वो सी के अंदर ही वो सब डूब गई. द इंग्लिश इंजीनियर हु हैड टू फिक्स द लूम्स डाइड ऑफ कॉलेरा. अब जो इंग्लिश इंजीनियर था जिनको ये लूम्स को फिक्स करना था वो कॉलेरा के कारण उनकी डेथ हो गई. वॉट टू डू इन सच अ कंडीशन. ऐसी कंडीशन में अब क्या करेगा कोई. इवन इन सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन दे अगेन ऑर्डर लूम्स फ्रॉम इंग्लैंड. उन्होंने वापस से ये सारी लूम्स को ऑर्डर किया एंड उस अहमदाबाद में उस मिल्स को सेटअप किया. देखिए अहमदाबाद में मिल सेटअप किया, ये याद रखने में एक लाइन में बहुत ही ऐसा आसान लगता है कि भाई इस साल में
इस भाई ने एक अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल सबसे पहली स्टार्ट की, बट वो पहली मिल सेटअप करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। उस टाइम पे जो हमारा इंडिया का जो टाइम था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, और ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम पे ऐसी मिल को एस्टेब्लिश करना ये बहुत बड़ी बात है। अहमदाबाद कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी वो सेटअप इन अ डिजोलेट एरिया ऑफ शाहपुर। शाहपुर के एक बहुत ही डिजोलेट एरिया, अलग से एक एरिया है, वहाँ पे अहमदाबाद कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी ओपन की गई। बाय इरेक्टिंग थैच्ड रूफ इन 1859। देखिए इनके रूफ भी टूटे फूटे थे, देखिए थैच्ड रूफ यानी एक तरह से लकड़ियों के बनाए हुए रूफ 1859 में, विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़, 1 लाख का कैपिटल। और उस टाइम पे 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इन 1861 एट अ क्वार्टर टू 5 PM, क्वार्टर टू 5 मतलब 4:45, यानी 4:45 PM पे 1861 में द फर्स्ट विसल वॉज ब्लोन इन दिस मिल, पहली विसल ब्लो की गई इसी मिल के अंदर। और भी कुछ जानने जैसी चीज़ जैसे कि सॉर्ड ऑफ टिपू सुल्तान वॉज द मास्टरपीस ऑफ इंडियन मेटलर्जी। इंडियन मेटलर्जी का जो एक मास्टरपीस क्या माना जाता है, जो टिपू सुल्तान की जो तलवार थी, सॉर्ड थी वो, द सॉर्ड वॉज सो शार्प दैट इट कुड ईजिली कट थ्रू द एनिमीज आर्मर। देखिए पूरे एनिमी के आर्मर को भी कट कर सकती थी, इतनी शार्प थी ये। बिकॉज इसको ये कैसे बनी थी, वुड स्टील बनी थी, और इसमें जो कार्बन कंटेंट था ना बहुत बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण ये सॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट जमशेदपुर में, जमशेदपुर के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी कुछ है, जैसे कि इन अप्रैल 1904 दोराब जी द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी ताता, जमशेदजी ताता थे उनके एक एल्डेस्ट सबसे बड़े बेटे थे दोराब जी, एंड एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट चार्ल्स वेल्ड, वो क्या कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे आयरन ओर को, मतलब वो आयरन ओर को ढूंढने निकले थे, ठीक है, जो झारखंड में प्रेजेंट थी। मतलब उनको कोई खबर मिली होगी कि यहाँ पे ऐसा कोई डिपॉजिट्स है। अ लॉट ऑफ टाइम वो स्पेंड इन दिस सर्च, तो ये सर्च कोई ऐसे ही नहीं कि चलिए 5 दिन 10 दिन में मिल गई, इसमें बहुत लंबा समय हुआ ये सर्च में। हुआ क्या, देखिए वन डे दे वेंट टू अ विलेज, एक बार एक गाँव गए, एंड सो पीपल कैरिंग बास्केट्स फुल ऑफ आयरन, उनको देखा कि बहुत ही बास्केट भर भर के आयरन ओर को लेके जा रहे हैं। दे आस्क्ड द पीपल ऑफ द अगेरिया कम्युनिटी, तो वहाँ की जो कम्युनिटी थी अगेरिया कम्युनिटी, उनको ये पूछा जाके फ्रॉम वेयर दे हैड गॉट दैट मेटल, कि ये मेटल को ये लोग कहाँ से ला रहे। दे मैंशन द नेम ऑफ माउंटेनियस एरिया फार अवे, तो उन्होंने बहुत ही दूर का कुछ पहाड़ी एरिया बताया। दोराब जी एंड वेल्ड रीच दैट प्लेस आफ्टर अ लॉन्ग क्लाइम, तो ये पूरे पहाड़ को चढ़ के वो लोग बहुत ही टाइम के बाद वो लोग वहाँ पे पहुँचे, बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे पहुँचे। दे वर सरप्राइज टू सी दैट दे हैड गॉट व्हाट दे वांटेड, और फाइनली वहाँ पे उनको जो चाहिए था वो मिला, वो आयरन ओर की तलाश उनकी वहाँ पे पूरी हुई। द रजरा हिल्स हैड द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट आयरन ओर, ये आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे फाइनेस्ट आयरन ओर कौन सा है, रजरा हिल्स। बट दिस एरिया वॉज इनएक्सेसिबल, तो और इस एरिया में पहुंचना एक तरह से बहुत ही नामुमकिन जैसा टास्क था। सो आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद, इंडस्ट्रियल सिटी टूडेज जमशेदपुर, आज का जो जमशेदपुर सिटी है एक इंडस्ट्रियल सिटी माना जाता है, यह एस्टेब्लिश हुआ। कैसे एस्टेब्लिश हुआ कि वहाँ के पहाड़ी एरिया के आजू बाजू के जो फॉरेस्ट है उसको कट डाउन करके ऑन द बैंक्स ऑफ जो सुवर्ण रेखा रिवर है वहाँ पर। तो ये आयरन स्टील फैक्ट्री जमशेदपुर का फोटो यहाँ पे दिखाया हुआ है। चलिए अब लास्ट टॉपिक है इस बुक का, बिगिनिंग ऑफ रेलवेज पोस्ट एंड टेलीग्राफ। इंडिया अंडरवेंट मैनी इंप्रूवमेंट्स ड्यूरिंग द डलहौजी पीरियड, जब डलहौजी का पीरियड था उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा गया। एंड सम इंग्लिश रिफॉर्मर्स कॉल्ड हिम द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो कुछ इंग्लिश रिफॉर्मर्स थे, ये उनको मॉडर्न इंडिया का क्रिएटर भी बोलते हैं, किसको, डलहौजी को। द फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम मुंबई टू थाने स्टार्टेड इन 1853, ये आपको याद रखना है, पहली जो रेलवे लाइन बनी थी मुंबई से थाने के बीच में बनी थी 1853 में। इट वॉज इनाग्रेटेड ऑन अप्रैल 16, 1853। द टेलीग्राफ लाइन बिटवीन, ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट, ये जो टेलीग्राफ लाइन है वो कोलकाता से पेशावर एंड मुंबई से मद्रास स्टार्ट हुई थी ड्यूरिंग डलहौजीज टाइम, डलहौजी के टाइम पे ही स्टार्ट हुई थी टेलीग्राफ की लाइन। कहाँ से कहाँ तक, कोलकाता से पेशावर, मुंबई से मद्रास। अराउंड द सेम टाइम द पोस्टल सिस्टम ऑल्सो स्टार्ट, उसी टाइम पे पोस्टल सिस्टम भी स्टार्ट हुआ। मेल डिलीवरी फीस वर चार्ज देन, मेल डिलीवरी की फीस भी चार्ज होती थी। चार्जेस ऑफ पोस्ट वर टेकन फ्रॉम द रेसिपिएंट रादर देन द सेंडर, मतलब जो सेंड करते थे उनसे चार्ज नहीं लेते थे, रेसिपिएंट को जिनको भेजना था वो उनसे चार्ज लिया जाता था।
पोस्टल रेट्स वैरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन, अलग अलग जगह का जो पोस्टल रेट है अलग अलग होता था। दस इन द मिड्स ऑफ मैनी ऑब्स्टिकल्स एंड हिंड्रेंसेस इन द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री, तो ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस के बीच में हमारा जो इंडिया का गवर्नेंस है, हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हमारी केमिकल इंडस्ट्री, हमारी आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री है, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विस है, रेलवे है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, इसी तरह स्टार्ट हुआ। ये सारा स्टार्ट हुआ इसी मुश्किल, परेशानी, डिफ़िकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंसेस के बीच में। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, सिटीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ ब्रिटिश पीरियड। आई होप कि आज मैंने आपको चैप्टर में जो भी एक्सप्लेन किया वो आपको समझ आ गया है। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।